अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का ये जो हमारा वीडियो है ये दरअसल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर है, ये बहुत ही कॉमन बीमारी पर है जिसे हम बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुशाहिदा करते रहते हैं। इसे हम आम तौर पर बिस्तर पर पेशाब करना, बॉल फिल फ्राश, बेड वेटिंग या इसी तरीके से मेडिकल टर्म के अंदर नॉक्टर्नल एनेरोसिस के नाम से जानते हैं। बेड वेटिंग की प्रॉब्लम या इसी तरीके से बिस्तर गीला करने की प्रॉब्लम या बिस्तर पर पेशाब करने की प्रॉब्लम ये बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एक स्टडी के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो ग्लोबली अगर देखा जाए तकरीबन 28% बच्चों के अंदर ये बीमारी आमतौर पर पाई जाती है। इसी तरीके से ख़ुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी रिसर्चेज हुई है इसके प्रेवलेंस के ऊपर, और उससे ये चीज़ जो सामने आती है उससे ये पता चलता है कि तकरीबन 20% से ज़्यादा बच्चे इस बीमारी के अंदर अफेक्टेड पाए जाते हैं। तो इसलिए चूँकि ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और हम सब बच्चे वाले या जो पेरेंट्स हैं वो आए दिन इन बीमारियों का सामना करते रहते हैं, तो सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि आया ये बीमारी हम इसको कब कहेंगे, यानी किस वक्त तक ये चीज़ तबई तौर पर या नेचुरली पाई जा सकती है, और किस वक्त के बाद या किस टाइम के बाद या किस उम्र के बाद इसको हम बीमारी के तौर पर जानेंगे और वहाँ पर इलाज व मुआलजा करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बच्चे जो छोटे होते हैं और जब बढ़ते जाते हैं तो कम से कम 4 से 5 साल उम्र तक नेचुरली उनके अंदर ये प्रॉब्लम पाई जा सकती है। यानी जो छोटा बच्चा होता है हम देखते हैं बार बार वो पेशाब करता है, चूँकि उनको उसकी आदत नहीं होती, होल्ड नहीं कर सकते हैं, और इसी तरीके से गैर तबई तौर पर या गैर इरादी तौर पर इनवॉलंटरी उनका पेशाब निकलता रहता है, और ये चीज़ तकरीबन 4 से 5 साल की उम्र तक पाई जा सकती है। अगर इस उम्र का बच्चा है और उसके अंदर ये शिकायत है बेड वेटिंग की या इसी तरीके से रात में पेशाब करने की अगर उसको प्रॉब्लम है तो उसको दवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और कोई चाहता है उसको इलाज कराना, तो बहुत ही मामूली दवाओं के ज़रिए अगर उसका इलाज किया जाए तो बहुत आसानी के साथ इस मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी के अंदर 5 साल के बाद अगर कोई बच्चा हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा और इसी तरीके से तकरीबन 3-4 महीने तक कंटिन्यू उसको ये शिकायत पाई जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में इसको मर्ज़ कहा जाता है या इसी तरीके से उसको बीमारी के तौर पर हम लेते हैं और उसको इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है। हम ये देखते हैं या हम ये मुशाहिदा करते हैं कि ख़ास तौर पर ये बीमारी ज़्यादातर 5 से 8 साल के बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, और इसी तरीके से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी ये फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है। यानी 10 से 12 साल की उम्र में भी ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होती है। बसा औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी ये बीमारी जवानी की उम्र तक कायम रहती है। यानी कई मरतबा पेशेंट ऐसे भी हमारे पास आए हैं कि जो तकरीबन 25 साल के या 30 साल की उम्र में भी उनको बसा औक़ात ये शिकायत हो जाया करती है, यानी जो बेड वेटिंग की या इसी तरीके से रात में पेशाब बिस्तर पर करने की ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा इलाज की ज़रूरत पड़ती है। ये बीमारी दरअसल 2 तरीके से पाई जाती है, जिसको आमतौर पर प्राइमरी एनेरोसिस या इसी तरीके से प्राइमरी बेड वेटिंग और सेकेंडरी बेड वेटिंग के नाम से जानते हैं। अगर कोई बच्चा शुरू से जैसे मान लिया 3 साल 4 साल 5 साल का था और पेशाब कर रहा था और कंटिन्यू उसका ये पेशाब 5 साल 6 साल की उम्र में भी पाया जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में उसको प्राइमरी एनेरोसिस के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में पेशाब करना छोड़ देते हैं, यानी 5 साल की उम्र के बाद वो पेशाब नहीं करते हैं, और फिर 7-8 साल 9 साल 10 साल की उम्र के बाद उनको ये शिकायत लाहिक हो जाती है। तो ऐसी सूरत में इसको सेकेंडरी एनेरोसिस के नाम से जानते हैं या सेकेंडरी बेड वेटिंग के नाम से जानते हैं। आमतौर पर जो ये सेकेंडरी बेड वेटिंग होती है ये इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से पाया जाता है। यानी मुशाहिदे में ये देखा गया है या स्टडी के अंदर ये पाया गया है कि मदर या जब पेरेंट्स दूसरे बच्चों की वजह से उसके ऊपर तवज्जो थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में उनके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं और उसकी वजह से उनको ये शिकायत लाहिक होती है। या इसी तरीके से बच्चे जो स्कूल जाते हैं और स्कूल में किसी वजह से टीचर के डांटने की वजह से, मारने की वजह से या अपना सिलेबस कंप्लीट ना करने की वजह से अगर उनको कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होता है तो ऐसी सूरत में उनको ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है जब ये हम असबाब को समझेंगे तो ही उसके इलाज को आसानी के साथ अंजाम दे सकेंगे या उसका इलाज कर सकेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये बीमारी बहुत ही कॉमन है और इसका इलाज बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। हमने अपने प्रैक्टिस के अंदर ये देखा है, मैंने आज तक किसी भी मरीज़ को ऐसा नहीं देखा कि जिसने बराबर इलाज करवाया हो या जिस बच्चे को बराबर दवा दिया गया हो वो ठीक ना हुआ हो। तो इसका बीमारी का इलाज भी बहुत आसान है और बहुत आसानी के साथ ये कंट्रोल हो जाता है।
बीमारी को समझने के बाद या बीमारी को जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि इसका सबब क्या है। तिब्ब यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि मैं एक यूनानी का ही फिजिशियन हूँ तो इसलिए मैं यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूँगा। तिब्ब यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि बौल फिट फराश के क्या क्या असबाब हो सकते हैं, यानी बिस्तर पे पेशाब करने की क्या क्या वजहें हो सकती हैं, तो अतिब्बा ने इसकी बहुत सारी वजूहात बयान की हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो मेन सबब बताया है वो ज़ोफ़े मसाना यानी मसाना की कमज़ोरी, और मसाना की कमज़ोरी भी ख़ास तौर पर सुए मिजाज बारिद की वजह से, सुए मिजाज रतब की वजह से, यानी बरूदत और रतूबत के गलबे की वजह से ये मर्ज़ पाया जाता है। इसके अलावा सुए मिजाज गुर्दा, यानी इसी तरीके से हमारे जो कुल्लियाँ हैं, गुर्दा हैं, उनके सुए मिजाज की वजह से, यानी उसके अंदर भी बरूदत और रतूबत के गलबे की वजह से ये मर्ज़ पाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर ज़ौफ़े आसाब लाहिक हो या ज़ौफ़े दिमाग लाहिक हो तो उसकी वजह से भी ये बीमारी पाई जा सकती है, यानी उसकी वजह से नसें कमज़ोर हो जाती हैं और उसकी वजह से पेशाब कंट्रोल करने की जो पावर होती है वो नहीं पाई जाती है, तो उस वजह से भी ये मर्ज़ पाया जाता है। साथ ही साथ कुछ बच्चों के अंदर जिनको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, यानी बचपन से ही उनके अंदर जो शुगर की जो प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों में भी ये शिकायत पाई जाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अतिब्बा ने इसके बहुत सारे असबाब बयान किए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज़रूरत इलाज की उसी वक्त होती है जब वो 5 साल को क्रॉस कर जाए, या इसी तरीके से अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कम उम्र का भी है और घर वाले उसका इलाज करवाना चाहते हैं तो ये दवाएं चूँकि बहुत नुकसानदेह साबित नहीं होंगी इंशाल्लाह, तो उससे पहले भी वो इलाज करवा सकते हैं। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें जहाँ दवाओं की ज़रूरत होती है वहीं साथ साथ तदाबीर की भी ज़रूरत होती है, और सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए, या सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि तदाबीर के ज़रिए इनका इलाज करें। उनमें ख़ास तौर पर जो तदाबीर हैं उसमें अगर वो अपनाते हैं और उसको सही तरीके से करते हैं तो कई बच्चों को इलाज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उन तदाबीर के ज़रिए ही उनका ये मामला हल हो जाता है। जिसमें सबसे पहली चीज़ तो जो करना है आपको वो ये करना है कि बच्चों को शाम के बाद, यानी तकरीबन 4-5 बजे के बाद जो लिक्विड है उस पर कंट्रोल करें। उसको बहुत ज़्यादा जूस ना इस्तेमाल करने दें, दूध ना इस्तेमाल करने दें, पानी ना इस्तेमाल करने दें, या इसी तरीके से लिक्विड फॉर्म में जो भी ग़िज़ाएँ मिलती हैं उन सब का इस्तेमाल कम करवा दिया करें, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। साथ ही साथ ठंडी चीज़ों का और खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बच्चों को रोक दिया करें, यानी ठंडी और खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ना किया करें, तो उससे भी ये बीमारी के अंदर काफ़ी हद तक कंट्रोल या इसी तरीके से उसको ख़त्म किया जा सकता है। तीसरी चीज़ जो आपको करना है वो ये है कि बच्चे को रात को सोते वक्त पेशाब ज़रूर कराया करें, यानी जब बच्चा बिस्तर पर जाया करे तो उसको पेशाब करवा दिया करें, और पेशाब कोशिश ये करा करें कि उसके बाद दोबारा फिर उसको पेशाब करवा दिया करें, यानी जैसे वो पेशाब करके आता है फिर से बच्चे को कहें कि अगर थोड़ी सी पेशाब फिर भी लगी हुई है तो दोबारा वो कर लिया करे। तो उससे क्या होता है कि ब्लैडर पूरा खाली हो जाएगा और ऐसी सूरत में उसको भरने में थोड़ा सा वक्त मिल जाए। चौथी चीज़ जो ये है कि बच्चा जब सो जाए तो सोने के बाद अगर हम ये मुशाहिदा कर सकते हैं, यानी अगर ये पेरेंट्स जानते हैं कि तकरीबन कितने बजे ये पेशाब करता है, तो फिर ऐसी सूरत में उससे पहले जगा करके दोबारा उसको पेशाब करवा दिया करें। तो इससे भी धीरे धीरे करके जब ये ट्रेनिंग होती रहेगी तो बच्चा ये आदत छोड़ दिया करेगा। इसी तरीके से दिन के अंदर हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को ट्रेनिंग दे कि वो पेशाब को कंट्रोल करने का आदी बने, यानी दिन के अंदर हम ये कहें उससे कि पेशाब को थोड़ा सा कंट्रोल किया करे, जिससे उसकी कंट्रोलिंग पावर जो होती है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए इसका ये ट्रेनिंग भी काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। और इसके अलावा छठी चीज़ जो है कि एक रिवार्ड सिस्टम रखें। रिवार्ड सिस्टम रखने का मतलब ये है कि बच्चे को हम ये देखें कि बच्चा हफ्ते में कितने दिन पेशाब करता है और कितने दिन नहीं करता है। ख़ास तौर पे पॉजिटिव पॉइंट लेने के लिए कितने दिन पेशाब करता है उसको ना नोट करें, बल्कि कोशिश ये करें कि कितने दिन पेशाब नहीं करता है उसको नोट करवाएं। और फिर महीने के अंदर देखें या हफ्ते के अंदर देखें, जब वो पेशाब, जैसे मान लिया अगर कोई बच्चा हफ्ते में 2 दिन पेशाब नहीं किया या 3 दिन पेशाब नहीं किया, तो उसको बखुशी आप उसके बदले में उसको रिवार्ड दें या उसको कोई गिफ्ट दें, उसको कोई तोहफ़ा दें कि बेटा देखिए आपने ये फ़लाँ दिन आपने पेशाब नहीं किया, उसके बदले में हम आपको ये दे रहे हैं, और अगर इसी तरीके से आप पेशाब नहीं करेंगे तो हम और आपको गिफ्ट देंगे। यानी बच्चे की पसंदीदा जो चीज़ें होती हैं उसको आप थोड़ा सा लालच दिलाएँ, तो इसके ज़रिए से वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसका बढ़ेगा और उसकी ये कोशिश रहेगी कि पेशाब पे कंट्रोल करें। इसके अलावा जो एक बहुत कॉमन चीज़ है जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं, हालांकि ये नहीं करना चाहिए, कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और वे कहते हैं कि हमने बहुत सारी तदाबीर अख्तियार कर लिया, बहुत सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये
पेशाब करना नहीं छोड़ता है। और अगर आप उनसे दरियाफ्त करें तो आपको मालूम होता है कि उनकी तदाबीर क्या होती हैं। आपको सोच करके हैरत होगी कि बच्चों को मारने को भी एक तदाबीर समझते हैं, यानी बच्चों को मारते हैं, मारने के बावजूद भी बच्चा पेशाब करना नहीं छोड़ता है, ये उनकी शिकायत होती है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है, कुछ पेरेंट्स आकर के ये भी बताते हैं कि कुछ घरेलू टुटके आजमाते हैं, यानी बच्चा जब पेशाब किया उसी वक्त उसको उठा करके ले जा करके ठंडे पानी से नहला दो तो उसकी वजह से पेशाब करना छोड़ देगा। ये पता नहीं कहाँ से आया और कहाँ से मशहूर हुआ, लोग ऐसा भी करते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कई बार आप उसको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। और आपको ये समझना चाहिए कि बच्चा आखिरकार बच्चा ही होता है, उसको आप अपने नॉलेज पे या अपने इल्म के मुताबिक या इसी तरीके से इस उम्र के बाद जो आप हुए हैं या आपको जो कंट्रोलिंग पावर हुआ है उस बच्चे से वो उम्मीद ना रखें। कम से कम बच्चा आखिरकार बच्चा होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसको एक बच्चे की तरह से उसको बिहेव करें, उसको मारे नहीं, उसको डांटे नहीं। और इसी तरीके से बल्कि इससे बेहतर तो ये होता कि आप उसको रिवार्ड सिस्टम देते कि नहीं करता है तो उसके बदले में उसकी हिम्मत अफजाई के लिए कुछ करते। साथ ही साथ एक चीज़ बहुत कॉमन पाई जाती है कि लोग बच्चों की इस प्रॉब्लम को अपने रिश्तेदारों के दरमियान या दूसरे बच्चों के दरमियान इसको शेयर करते हैं, जिससे बच्चा शर्मिंदगी उसको महसूस होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे हम इस चीज़ को नापसंद करते हैं कि हमारी बुराइयों को या हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको दूसरों तक पहुंचाएं या दूसरे उसको जान सकें, इसी तरीके से बच्चा भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वो कभी इस चीज़ को पसंद नहीं करता है, कोई भी बच्चा, कि उसकी प्रॉब्लम को आप दूसरे के साथ शेयर करें। हाँ, अगर आप इलाज मुआलजा के लिए किसी से शेयर करना चाहते हैं तो एक अलग मसला है, तो इसलिए आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल करें। इसके बावजूद भी अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ऐसी सूरत में आप किसी हकीम के पास, और ख़ास तौर पर जो क्वालिफाइड हकीम हैं या डॉक्टर्स के पास आप जाएँ और उनसे कंसल्ट करें। तिब्बे यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके बहुत सारे असबाब हैं, तो इसी एतबार से अगर आप किसी हकीम के पास जाते हैं तो उसके एतबार से दवाएं इंतखाब किया जाता है, दवाओं का सिलेक्शन किया जाता है। यूनानी के अंदर मुफरद दवाओं में या सिंगल दवाओं के अंदर बहुत सारी दवाएं हैं जिनको इस मर्ज़ के अंदर मुफीद पाया गया है, और बारहा हमने उनको अपने प्रैक्टिस के अंदर इस्तेमाल कराया और काफ़ी हद तक वो कारामद और मुफीद पाई गई हैं। जिसमें ख़ास तौर पर अगर आप देखें ज़ीरा सियाह, वज खौलनजान या इसी तरीके से कुंदुर, मुरबक्की और इसी तरीके से सफ़ेद तिल, इसका इस्तेमाल भी बहुत मुफीद है और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जामुन की गुठली या इसी तरीके से घरेलू तौर पर अगर आप देखें तो जामुन का गुठली का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी तरीके से अनार के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मरतबा ये भी बहुत ही कारामद और मुफीद साबित होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी दवाएं मुरक्कबात के अंदर यानी कंपाउंड फार्मूलेशंस के अंदर अतिब्बा ने जो प्रिपरेशंस तैयार करवा दिए हैं या जो किताबों के अंदर मज़कूर हैं, अगर आप उनका सही तरीके से सिलेक्शन करके अगर सही दवाओं का इंतखाब करते हैं तो उससे भी ये मर्ज़ बहुत आसानी के साथ दूर हो जाया करता है। जिसमें अगर इन दवाओं के अंदर अगर आप देखें तो ख़ास तौर पर इसके अंदर जवारिश जालिनूस, माजून मासिकुल बौल, माजून कुंदुर, जवारिश ज़रूनी अंबरी, जवारिश ज़रूनी सादा या इसी तरीके से माजूर फ़लासफ़ा, इसकी बहुत ही ख़ास दवाएं हैं। ख़ुद हम लोग अपने सेंटर के ऊपर काफ़िया हेल्थ केयर और यूनानी रिसर्च सेंटर जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर एक दवा हम तैयार करते हैं, माजून तैयार करते हैं जिसको हमने नरवीना का नाम दिया है। वो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए और इस मर्ज़ के लिए तैयार किया गया है। कई मरतबा हमने बहुत सारे मरीज़ों पर इसका इस्तेमाल किया और कभी भी मैंने इस दवा को ख़ता नहीं पाया, यानी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसको हमने ये दवाई इस्तेमाल की हों और उस बच्चे की ये प्रॉब्लम दूर ना हुई हो। तो दोस्तों, ये मुख्तसर सी मालूमात थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखना मुनासिब समझा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।